नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बंगाल का युद्ध दूसरे दौर में पहुंच चुका है। अमित शाह ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। पहले फेज में 152 में से 110 सीटें बीजेपी जीतेगी। मतलब बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 38 सीटें और चाहिए होंगी। बंगाल में दूसरे फेज में 142 सीटों पर चुनाव होगा। अमित शाह का दूसरा दावा और भी बड़ा है। कोलकाता की भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। अमित शाह ने आज शाम में दावा किया कि भवानीपुर सीट भी ममता बनर्जी हार सकती हैं। मतलब इन दोनों बातों को जोड़ा जाए तो क्या पहले फेज और दूसरे फेज में मोदी लहर चल रही है? क्या भगवा की आंधी कोलकाता तक पहुंच गई है? क्या बंगाल का चुनाव टर्निंग पॉइंट पर आ गया है? पहले फेज में 93% वोटिंग हुई है, यानी 100 में से 93 वोटर पोलिंग बूथ तक पहुंचा है। अब 29 अप्रैल को क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। क्या बीजेपी राउंड 1 की 152 में से 110 सीटें जीतने जा रही है? क्या राउंड 2 की 142 में से 100 सीटें भी बीजेपी के पास ही आ रही हैं? मोदी और शाह की जोड़ी पहले फेज की वोटिंग के बाद 72% स्ट्राइक रेट का दावा कर रही है। क्या राउंड 2 में बीजेपी 70% का स्ट्राइक रेट अचीव करने वाली है? राउंड 1 में 92.89% वोटर टर्नआउट, क्या राउंड 2 में 95% का आंकड़ा पार होगा? अगर हां, तो दीदी को फायदा होगा या दादा को फायदा होगा? एक 152 सीटों पर वोटिंग के बाद नरेंद्र मोदी को क्या ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है? राउंड 2 से पहले मोदी के पास नेक्स्ट 142 सीटों को लेकर क्या फीडबैक आ रही है? क्या बीजेपी इस बार सच में बंगाल में दीदी का किला ध्वस्त करने जा रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, और ये सब कुछ मोदी के ऐलान और अमित शाह के प्लान के दम पर मुमकिन होता दिख रहा है। तो क्या मोदी शाह की जोड़ी 4 मई को बंगाल में चमत्कार करने वाली है? इसे अलग अलग आंकड़ों से समझते हैं। सबसे पहले राउंड 1 के रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट को डिकोड करते हैं, जो सीधे सीधे टीएमसी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। 2021 के चुनाव में बंगाल का टोटल वोटर टर्नआउट था 82.30%, जबकि इस बार सिर्फ पहले चरण में वोटर टर्नआउट है 92.89%, यानी करीब 93%, जिसमें पिछली बार के टोटल वोटर टर्नआउट के मुकाबले इस बार सीधे सीधे 10.59% वोटों का इजाफा हुआ है, वो भी पहले चरण में। अब इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है वो या तो बीजेपी के पाले में गया है या फिर टीएमसी के खाते में गया है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल वोटर टर्नआउट कैसे बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। इस बार का बंगाल चुनाव ममता के फेवर में कोई प्रो इनकम्बेंसी वाला चुनाव नहीं है, ये एंटी इनकम्बेंसी वाला चुनाव है, और यही बंगाल का पैटर्न भी रहा है। जब साल 2011 में टीएमसी ने लेफ्ट फ्रंट को हराकर बंगाल की सत्ता हासिल की थी, तो उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में वोटिंग का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था। 2011 के बंगाल चुनाव में कुल वोटर टर्नआउट 84.33% था, जो 2006 के चुनाव के 81.97% वोटर टर्नआउट के मुकाबले 2.36% ज्यादा था। वैसे भी हाल के चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी की सरकारें केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सिर्फ उन्हीं राज्यों में बनी जहां जहां बीजेपी या एनडीए की सरकार पहले से थी। उदाहरण के तौर पर बीजेपी ने यूपी रिटेन किया, उत्तराखंड रिटेन किया, गोवा रिटेन किया, मणिपुर रिटेन किया, गुजरात रिटेन किया, असम रिटेन किया, हरियाणा रिटेन किया, त्रिपुरा रिटेन किया, अरुणाचल प्रदेश रिटेन किया, बिहार, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी यही हुआ। और अब बंगाल में यही प्रो मोदी लहर और ममता विरोधी लहर बीजेपी को जीत की दहलीज पर लेकर जाने वाली है। मोदी ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है बीजेपी जीत रही है, टीएमसी हार रही है। शाह ने तो कैलकुलेट करके पहले चरण की सीटें तक बता दी है। मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। लेकिन साथियों, इस वजह से अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है। और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। हमारे पास जो फीडबैक है, उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मुझे तो सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। यानी दीदी जिस एंटी इनकम्बेंसी के दम पर लेफ्ट को हटाकर बंगाल में सीएम की कुर्सी पर बैठी थी, अब वही एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। इसका भी गणित पहले चरण के वोटर टर्नआउट के आंकड़ों से समझिए। बंगाल में एसआईआर स्क्रबिंग के बाद फर्स्ट फेज में टोटल वोटर्स की संख्या रही 3 करोड़ 61 लाख, जिसमें से 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने वोट डाले। इस बार पहले चरण की 152 सीटों पर मतदाता सूची में करीब 37 लाख नाम कम हो गए, यानी 2021 के मुकाबले इतनी कमी आई है। इन हटाए गए नामों में करीब 27 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनके केस अभी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं और उन्हें इस बार वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि पहले वो वोट देते रहे हैं। अगर इन हटाए गए नामों को जोड़कर हिसाब लगाया जाए तो असल वोटिंग प्रतिशत काफी कम हो जाता है और 2021 के मुकाबले बस करीब 1.85% ही ज्यादा बैठता है। यानी एसआईआर ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के साथ साथ बंगाल के चुनावी गणित और सियासत दोनों पर असर डाला है। बीजेपी को फायदा तो दीदी को नुकसान होता दिख रहा है। ये कैसे हुआ, अब ये भी समझिए। दरअसल एसआईआर में जितने नाम हटाए गए हैं वो 2021 में टीएमसी की जीत के अंतर के करीब करीब हैं। उस चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से 9.87% केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। ज्यादा वोट मिले थे। दिलचस्प बात यह है कि करीब 82% सीटों पर जहां पिछली बार टीएमसी जीती थी वहीं ज्यादा नाम काटे गए हैं। कुछ सीटें जैसे वेस्ट बर्धमान और साउथ दिनाजपुर जहां जीत का अंतर बहुत कम था वहां भी असर पड़ा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में करीब 12.2 लाख नाम हटाए गए हैं। 2021 में टीएमसी ने इन जिलों में शानदार परफॉर्म किया था और कुल 75 सीटें जीती थी, जो उसकी कुल जीत का करीब 35% हिस्सा था। नाम कटने से पहले चरण में नुकसान बीजेपी को भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट टीएमसी को लगा है। ऊपर से फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट ने हिंट दे दिया है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोटिंग पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के गणित पर भी टिका हुआ नजर आ रहा है और इसका इंपैक्ट दूसरे चरण की 142 सीटों पर भी पड़ना तय। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने अभी से ही दूसरे चरण की भविष्यवाणी भी कर दी है। मोदी ने 4 मई का संभावित रिपोर्ट कार्ड बंगाल के वोटर्स के बीच जाकर रख दिया है। बंगाल के वोटर्स को नया टास्क सौंप दिया है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि राउंड 1 के वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड राउंड 2 में टूटना चाहिए, एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ये कल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे?
ये कल जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। करोगे मतदान इतना? अब 29 अप्रैल को ये काम आपको करना है। ये बंगाल के सामने बहुत बड़ा मौका है और इसलिए एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद अगर बीजेपी इतनी होपफुल नजर आ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह अमित शाह का ग्राउंड वर्क भी है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बंगाल चुनाव के पहले चरण में अमित शाह बंगाल के चप्पे चप्पे पर घूमे, भय नहीं भरोसा का नैरेटिव दिया और इसका असर भी वोटर टर्नआउट पर पड़ा। इस बार 2021 के मुकाबले करीब 20 से 25 लाख ज्यादा वोट डाले गए हैं। अगर कुछ प्रमुख लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां भी वोटिंग में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। मसलन कूच बिहार में 1.3 लाख से ज्यादा, मालदा उत्तर में 1.4 लाख से ज्यादा, आसनसोल में 1 लाख से ज्यादा और बीरभूम में 1.1 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं। इन सभी इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और माना जा रहा है कि जब डर का माहौल खत्म होता है तो वोटिंग प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने आज इसी का जिक्र किया है। राउंड 2 से पहले एक बार फिर टीएमसी के गुंडों को वार्न कर दिया है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी और ये मोदी की गारंटी है। पहले चरण का रण तो खत्म हो गया, अब दूसरे चरण की बारी है। 142 सीटें दांव पर हैं। इस फेज को बीजेपी के लिए सबसे टफ बैटल कहा जा रहा है क्योंकि टक्कर ममता बनर्जी के गढ़ में है और अब ममता भी दहाड़ रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी को इस बार 2021 की 77 सीटों में से आधी सीटें भी नहीं मिलेंगी। लोगों का वोट में नाम काट दिया और आप कहते हैं कि बंगाल जल रहा है। बंगाल नहीं जल रहा है, आप जल रहा है। और 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे জ্বলবেন আর লুচির মতো ফুলবেন, দেখে রাখুন। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। আমাদের যা মাইনাস জায়গাগুলো ছিল কালকে আমরা এগিয়ে গেছি। বিজেপি অনেক সিটে হারবে। এবারে মনে রাখবেন যা সিট ছিল তার অর্ধেকও পাবে না। সেই জন্য বাংলা কামড়ে আজকে অমিত বাবুকে মিটিং করতে হয়েছে প্রশাসনকে নিয়ে। ভয় দেখাচ্ছেন সবাইকে। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? 4 তারিখের পরে তোমার দেখা নাই গো, তোমার দেখা নাই। दीदी का दावा है कि 4 मई के बाद बंगाल में ना मोदी दिखेंगे ना अमित शाह दिखेंगे, लेकिन बीजेपी के खेमे में मामला दूसरा ही है।
राउंड 1 के बाद अमित शाह 110 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। अगर 110 सीटें ही माने तो बीजेपी को बहुमत के लिए दूसरे चरण की 142 में से सिर्फ 38 सीटें जीतने की जरूरत है। क्या यह संभव है? हो पाएगा? चलिए एक एक करके समझते हैं। दूसरे चरण की 142 सीटों पर 2021 में टीएमसी का स्कोर था 123 और बीजेपी का स्कोर था सिर्फ 18। एक सीट अन्य के खाते में गई थी। जिन 123 सीटों पर 2021 में टीएमसी जीती थी, उनके अलावा 18 सीटें ऐसी थी जहां दीदी की पार्टी रनर अप थी। 2021 में 123 सीटों में से दीदी की जीत का सबसे बड़ा मार्जिन था 1,19,604 वोट, जबकि सबसे छोटा मार्जिन था 3,841 वोट और टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन था 31,905 वोट। इसी पैमाने पर 2021 में बीजेपी की जीती 18 सीटों पर सबसे बड़े जीत का मार्जिन था 35,089, सबसे छोटा मार्जिन था 2,004 और औसत मार्जिन था 15,038। क्या बीजेपी अब की बार दूसरे चरण में अपनी जीत के मार्जिन को बढ़ा पाएगी? दीदी की सीटों का मार्जिन घटा पाएगी? क्योंकि जीत और हार यहीं से तय होगी। दूसरे चरण की 142 सीटों में से बीजेपी 2021 में 13 सीटों पर 5% के कम मार्जिन से हारी थी, 17 सीटों पर 10% के कम मार्जिन से हारी थी। लेकिन 2021 में जीती 18 सीटों पर बीजेपी की जीत का जो औसत मार्जिन 15,038 था, वो 24 में थोड़ा बढ़ गया। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सीटों पर लीड ली थी और औसत मार्जिन 18,635 था। यानी बीजेपी ने अगर अपना कैलकुलेशन ठीक से कर लिया तो दूसरे चरण की राह आसान हो सकती है। 2021 की 18 सीटों के मुकाबले 2026 में बीजेपी 3 गुना सीटें भी जीत सकती है। शाह ने तो बाकायदा भविष्यवाणी कर दी है कि अब की बार दीदी भवानीपुर सीट से भी हारने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में प्रचार कर रहे हैं, इस समय एक रोड शो कर रहे हैं, पिछले 14-15 दिनों से हैं। सर, पहले फेज का चुनाव हो गया, दूसरा फेज होना बाकी है, क्या कह रहे हैं बंगाल? हम बंगाल में प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहले फेज में हमारा 110 से ज्यादा सीटें आएंगी। दूसरे फेज को लेकर सर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? पहले फेज का पैटर्न बरकरार रहेगा? मैं तो उम्मीद यही रखता हूं, देखते हैं आगे क्या होता है। ममता बनर्जी का भी चुनाव सर, विधानसभा चुनाव इस इलेक्शन में है भवानीपुर, क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ यहाँ भी हो सकता है? वो भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्रोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। सबसे बड़ा फैक्टर सर क्या लग रहा है इस चुनाव में? बहुत सारे फैक्टर हैं, घुसपैठिया, कट मनी, सिंडिकेट, महिला सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, ढेर सारे। सर, आखिर में एक सवाल, अफवाहों को लेकर बहुत ज्यादा ये चुनाव गर्मा गर्म रहा। ममता बनर्जी की तरफ से चाहे मुख्यमंत्री हो, बंगाल की भाषा संस्कृति, बहुत अफवाह फैलाने की जो कोशिश हुई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस चीज पर बहुत ज्यादा अफवाह का भी सहारा लिया जा रहा है इस इलेक्शन में कि बंगाल का कल्चर खत्म हो जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री आ जाएगा। बंगाल का ही मुख्यमंत्री आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बंगाल का फाइनल राउंड जीतने के लिए बीजेपी एक बड़ा दांव बंगाल के हिंदू वोटर्स पर खेल रही है। पहले चरण में हिंदू वोटर्स अपने घरों से निकला, अगर दूसरे चरण में भी ऐसा हो गया तो फिर बंगाल में 4 मई को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। दूसरे चरण की 142 में से 83 सीटें ऐसी हैं जहां हिंदू डिसाइडिंग फैक्टर हैं। 2021 में इनमें से 65 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 18 सीटें बीजेपी को मिली थी। 33 सीटों पर 90% हिंदू आबादी है, जहां पिछली बार टीएमसी ने 23 और बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 27 सीटों पर 80 से 90% हिंदू हैं। 2021 में इन सीटों पर टीएमसी 23 और बीजेपी 4 सीटें ले पाई थी। 65 सीटों पर 60 से 80% हिंदू आबादी है। 2021 में इनमें से 61 टीएमसी और 4 बीजेपी को मिली थी। 6 सीटों पर 50 से 60% हिंदू हैं। 2021 में ये सारी 6 सीटें टीएमसी ने जीती थी। 11 सीटों पर 30 से 50% हिंदू हैं। 2021 में इनमें से 10 सीटें टीएमसी ने जीती थी। इसका मतलब यही है कि पहले चरण की ही तरह हिंदू भी दूसरे चरण में गेम चेंजर साबित होने वाले हैं।
और अगर बीजेपी अपने कार्ड सही से खेले, अगर बंगाल के हिंदू वोटर्स ने दूसरे राउंड में भी बम्पर मतदान किया तो बंगाल से दीदी की विदाई होनी तय है। टीएमसी इस मोदी लहर को भले ही ना समझ पा रही हो, ना देख पा रही हो, लेकिन मोदी की बंगाल वाली लहर देश के कोने कोने में चल तो रही है। और इस लहर का सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली में दिखा है। केजरीवाल के कैंप में जबरदस्त बगावत हो गई है। आपके सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो अकेले शामिल नहीं हुए हैं। राघव चड्ढा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है, मोदी का हाथ पकड़ लिया है। जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। हमने ये डिसाइड किया दैट वी the 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। बीच चुनाव दिल्ली से बंगाल तक जैसी सियासी हलचल मची है, उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि इस वक्त मोदी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोदी की लहर चल रही है, दिख रही है, और इस लहर का सबसे गहरा असर 4 मई को दिख सकता है। बंगाल में दीदी की कुर्सी हिल सकती है। ईरान अमेरिका के बीच बहुत जल्द युद्ध का दूसरा फेज शुरू हो सकता है। इस बार युद्ध का मैदान हॉर्मूज स्ट्रेट बनेगा। ईरान ने हॉर्मूज को करीब करीब चोक कर दिया है। दुनिया के सैकड़ों तेल और गैस से भरे जहाज अटके हुए हैं। ट्रंप तीसरे कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन बाद अमेरिका बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान उससे पहले ही पलटवार को तैयार बैठा है। इजरायल भी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में है। महातबाही का दूसरा राउंड बहुत खतरनाक हो सकता है। युद्ध का फेज 2 किसी भी पल शुरू हो सकता है। युद्ध का अगला राउंड महातबाही वाला होगा। ट्रंप से पहले क्या मुज्तबा की सेना हमला करेगी? चीन ने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने की वार्निंग दी है। भारत समेत ऐसे 15 देश हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को फौरन ईरान छोड़ने को कहा है।
ऐसा अलर्ट तभी कोई देश जारी करता है जब वहां बहुत बड़े हमले का खतरा हो। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि अमेरिका के सबसे घातक B-52H बॉम्बर एक्शन में आ चुके हैं, यूके के बेस से उड़ान भर चुके हैं। इनमें 70,000 पाउंड के बम लोडेड हैं, हवा से लॉन्च करने वाली क्रूज मिसाइलें लगी हैं, ग्रेविटी बम फिट हैं। पिछली बार B-52H बॉम्बर ने डिएगो गार्सिया बेस से उड़ान भरी थी, ईरान में भीषण तबाही मची थी। ईरान ने भी मिसाइलें निकाल ली हैं, खैबर मिसाइल को चौक चौराहों पर रखकर युद्ध के अगले राउंड के लिए पब्लिक को तैयार करना शुरू कर दिया है। शाहिद ड्रोन के पिंक वर्जन समेत अलग अलग वर्जन दिखाकर पब्लिक में राष्ट्रीय भावना भरी जा रही है। ईरान को आशंका है कि युद्ध के अगले चरण में अमेरिका और इजरायल फूट डालकर ईरान को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए ईरान नुक्कड़ सभाओं से जनता को जोड़ रहा है। एक खुदा, एक मिल्लत, एक रहबर और एक राह। अब सवाल है कि युद्ध का सेकंड फेज कौन शुरू करेगा? ईरान पहले अटैक करेगा या अमेरिका? क्या हर बार की तरह इजरायल इसकी शुरुआत करेगा? ईरान 48 घंटे में युद्ध का अगला राउंड शुरू कर सकता है। ईरान ने 48 घंटे का टाइम ट्रंप को दिया है। 11 लाख करोड़ डॉलर के एसेट डिफ्रीज करने को कहा है। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो फिर युद्ध ही होगा। ट्रंप का सीज फायर इस बार ईरान तोड़ेगा। ईरान ने अगर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई तो 72 घंटे में ट्रंप सेकंड राउंड शुरू कर देंगे। ट्रंप का तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश सेंटकॉम एरिया में हिंद महासागर पहुंच चुका है। 27 अप्रैल को हॉर्मुज के करीब पहुंच जाएगा। दूसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से वहां मौजूद है। तीसरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है। इसके अलावा 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अलग अलग पोजीशन में तैनात हो चुके हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने हॉर्मुज स्ट्रेट, दक्षिणी अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बोट्स और नेवी पर बड़े हमले की मंजूरी दे दी है। ईरान ने हॉर्मुज में नई माइंस बिछाना शुरू कर दिया है। ईरान की कई फास्ट अटैक बोट को हॉर्मुज की खाड़ी में माइंस बिछाते हुए कैप्चर किया गया है। ईरान माइंस के जरिए हॉर्मुज में अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। जब ट्रंप नाकेबंदी कर खर्राटे मार रहे थे, उसी मौके का फायदा उठाकर ईरान ने माइंस का नया जाल हॉर्मुज में बिछा दिया। यह रिपोर्ट खुद अमेरिका ने जारी की है। ट्रंप के लिए हॉर्मुज खुलवाना सबसे बड़ी चुनौती है। 13 अप्रैल को ट्रंप ने ओमान की खाड़ी में ब्लॉकेड लगाया था। 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, ट्रंप हॉर्मुज नहीं खुलवा पाए हैं। हॉर्मुज में अब भी ईरान का ही सिक्का चल रहा है। ईरान को डराने की कोशिश में ट्रंप फेल हो गए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज तभी खुलेगा जब अमेरिका नाकेबंदी खत्म करेगा। हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में तेल और गैस का संकट बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था पर दबाव आ रहा है।
इटली ने हॉर्मुज खुलवाने की पहल की है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी 4 एंटी माइन शिप हॉर्मुज भेजने को तैयार हैं। इटली से एंटी माइन शिप हॉर्मुज के डीप वाटर में ईरान की बिछाई माइंस को खत्म करेंगे। ट्रंप के सलाहकारों ने उन्हें अलग ही गणित समझा दिया है। ट्रंप को बता दिया है कि ब्लॉकेड ही उन्हें ईरान के खिलाफ जीत दिलाएगा। दुनिया मरे तो मरे, ट्रंप तभी हॉर्मुज खोलेंगे जब ईरान उन्हें युद्ध में विनर मान लेगा। I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly, and we'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait, and the fact that it's closed, you know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us, and they said, we will agree to open the strait, and all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. ईरान ने तेल भरने के लिए 30 साल पुराना सुपर टैंकर खरीदा है। ये ट्रंप के ब्लॉकेड का साइड इफेक्ट है। खार्क द्वीप में ईरान के तेल स्टोरेज प्लांट में अब सिर्फ 12 दिन का तेल जमा करने की जगह बची है। अगर इसके बाद भी ब्लॉकेड नहीं खुला और ईरान का तेल बाहर नहीं जा पाया तो उन्हें तेल कुओं को बंद करना पड़ेगा। ऐसा होने पर ईरान का ऑयल प्रोडक्शन 3 से 5 लाख बैरल पर डे कम हो जाएगा। ब्लॉकेड खुलवाने के बाद भी इस प्रोडक्शन क्षमता को दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। तेल के कुओं को दोबारा खोलने में काफी लंबा वक्त लगेगा। ऐसे में ट्रंप के ब्लॉकेड को बाय फोर्स तोड़ने के अलावा ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। ईरान के पास 3500 से 4000 तेल के कुएं हैं। ईरान के तेल कुएं खोजरिस्तान, बुशर, इलाम और फार्स प्रोविंस में हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार ईरान के पास है। ईरान के पास 102 तेल और 43 गैस फील्ड हैं। ईरान के पास करीब 208 अरब बैरल तेल है। ईरान ने युद्ध के पहले चरण में अली खामेनेई समेत करीब 60 लीडर और टॉप कमांडर को मार दिया था। युद्ध के सेकेंड फेज में इजरायल और अमेरिका का सबसे बड़ा टारगेट वो शख्स है जिसने गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रंप की नाक में दम कर दिया है। इस शख्स का नाम है अहमद वाहिदी। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप किसी भी हाल में वाहिदी को निपटाना चाहते हैं। वाहिदी पर IRGC की पूरी कमान है। वाहिदी ईरान के कट्टरपंथी धड़े की अगुवाई कर रहे हैं। ट्रंप के आगे झुक नहीं रहे। ट्रंप की शर्तों पर किसी भी समझौते का विरोध कर रहे हैं। We don't know who the leader is in Iran. Because remember regime change. Khomeini is gone. He's gone to greener pastures. He's gone and all of his team is gone. Then a second group came in, they're all gone. And now you have the third group, and they're a little concerned about being gone too. ट्रंप हॉर्मुज के रास्ते जीत के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अमेरिका की नेवी को हॉर्मुज और आसपास के 5 आइलैंड पर हमले का आदेश दे सकते हैं। इसीलिए 3 जंगी बेड़ों और 11 बड़े डिस्ट्रॉयर की तैनाती की है। ट्रंप और पीट हेगसेथ के इस प्लान को लेकर अमेरिकी नेवी बटी हुई है। ट्रंप के आदेश पर पीट हेगसेथ ने अमेरिका की नेवी के सेक्रेटरी जॉन फेलन को तत्काल हटा दिया। फेलन ने नेवी के रास्ते ईरान पर हमले के प्लान को आत्मघाती योजना बताया था। ईरान पर 3 तरफ से हमले करने पर सैकड़ों नेवी जवान फंस सकते हैं। ईरान के नेवी जवानों की जान खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप ने जॉन फेलन की जगह हंग काओ को कार्यवाहक नेवी सेक्रेटरी नियुक्त किया है। अमेरिका के बर्खास्त नेवी सेक्रेटरी जॉन फेलन ने क्यों इसे सुसाइड प्लान बताया है। ईरान के पास 2 नेवी है, एक IRGC की नेवी, दूसरी ईरान की आर्टेश नेवी। IRGC की नेवी एसिमेट्रिक वॉरफेयर में माहिर है। गुरिल्ला युद्ध में ये बड़ी से बड़ी अमेरिकी नेवी को पस्त कर सकते हैं। इनके पास सैकड़ों बहुत तेज गति से अटैक करने वाली स्पीड बोट हैं। IRGC की नेवी झुंड में हमला करती है। अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़ों की तैनाती के बावजूद IRGC नेवी ने एक ही स्पीड बोट से हमला बोला। तेल के जहाज पर कब्जा कर लिया। ट्रंप की ताकतवर नेवी उन्हें नहीं रोक पाई।
फारस की खाड़ी के साथ ईरान की कोस्ट लाइन करीब 1536 किलोमीटर लंबी है। ओमान की खाड़ी के साथ करीब 800 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ईरान ने इस लंबी तटरेखा के साथ सुरंगें बना रखी हैं। इनमें लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात हैं, ड्रोन तैनात हैं। यहां तैनात मिसाइलें पूरे हॉर्मुज को कवर कर सकती हैं। अगर अमेरिका की नेवी यहां युद्ध के इरादे से दाखिल हुई तो उसे बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हॉर्मुज में ईरान ने गादीर क्लास की पनडुब्बियां तैनात कर दी हैं। इनकी संख्या करीब 25 से 30 है। गादीर क्लास की पनडुब्बी कम गहरे पानी में भी सतह पर छुपकर घातक हमले कर अमेरिकन नेवी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है।